जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं विश्व के महाद्वीपों और द्वीपों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या अगर देखें तो टोटल 7 महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं। महाद्वीप शब्द क्या है? एक ऐसा बड़ा क्षेत्रफल जो चारों तरफ से महासागर से, सागर से, पानी क्षेत्र से घिरा हो। ऐसे बड़े द्वीप को आप महाद्वीप के नाम से जानते हैं, जो कई सारे द्वीपों का एक ग्रुप हो सकता है। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं महाद्वीपों की संख्या की, तो पूरे विश्व में कितने 7 महाद्वीप हैं। अगर हम नाम देखें इनका दोस्तों, तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 टोटल महाद्वीप हैं। अगर इन 7 महाद्वीपों को देखें तो सारा जो पृथ्वी का स्थल है वो इन 7 महाद्वीपों में ही समाहित है। इनके अलावा 5 महासागर भी धरती पर देखने को मिलते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव पे है, अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में आता है। लेकिन जो बड़े इंपॉर्टेंट महासागर हैं उनमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर आते हैं। वहीं 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। 7 महाद्वीपों में जो एशिया है दोस्तों, ये सबसे बड़ा है। अगर हम सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो वो एशिया महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग हम बोल सकते हैं दोस्तों 4.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 77 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें दोस्तों, तो इसमें लगभग 51 देश हैं। अगर हम आधुनिक जो नवीनतम आंकड़ा है उसकी बात करें तो एशिया महाद्वीप में लगभग 51 देश हैं। और ये जो पृथ्वी की कुल सतह है, पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 8.7% को अपने अंदर समाहित करता है। लेकिन अगर पूरे प्राकृतिक भू क्षेत्र की बात कर लें तो एशिया महाद्वीप में 30% भू क्षेत्र आता है प्राकृतिक तौर पर देखें तो। ठीक है, अब यहां पर समझिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है जो इस दुनिया का 6ठा बड़ा देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6ठा बड़ा देश है। अगर हम एशिया की बात करते हैं दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा महाद्वीप है ही एशिया, लेकिन इसके अलावा एशिया महाद्वीप जनसंख्या में भी सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि दुनिया की लगभग 60% पॉपुलेशन जो है वो एशिया महाद्वीप में रहती है, इसलिए एशिया महाद्वीप को मानव का घर भी कहते हैं। और समझने वाली बात यह भी है कि विश्व के 2 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश, जिसमें नंबर 1 पे भारत है, नंबर 2 पे चीन है, ये भी एशिया महाद्वीप में ही है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें दोस्तों, तो याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज्यादा है। लगभग 54 देश आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, जो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो तीनों गोलार्धों में विस्तृत है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो अंटार्कटिक जो है दोस्तों, इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं, क्योंकि अंटार्कटिक जो है इसका लगभग 98% जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। केवल 2% क्षेत्र ही ऐसा होता है जहां पर आपको बर्फ दिखाई नहीं देगी। 98% बर्फ से ढका है, इसलिए इसे आप श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। इसी के साथ साथ इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी किसको कहा जाता है, तो अंटार्कटिक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया के लगभग 30 से ज्यादा देश हैं जो यहाँ पर अपने अनुसंधान का काम कर रहे हैं। भारत का भी यहाँ पर अनुसंधान की काम चल रहा है, जिसको हम अभी देखेंगे कि कौन कौन सा सेंटर भारत के यहाँ पर हैं। लेकिन अंटार्कटिक में चूंकि शोध और आदि चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा गया है। इसको गतिशील महाद्वीप भी आप कहते हैं। गतिशील महाद्वीप इसको क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि चूंकि ये बर्फ से जमा हुआ है। जब यहाँ पर शीत ऋतु आती है तो यहाँ पूरा कठोर लगभग 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत जम जाती है। लेकिन जब इस तरफ ग्रीष्म ऋतु होती है, जब ग्रीष्म ऋतु होती है इस तरफ, ग्रीष्म ऋतु का मतलब जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है और दक्षिण ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है, ये ध्यान रखिएगा।
जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है भूमध्य रेखा के ऊपर, तो दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिक पर लगातार 6 महीने की रात होती है, तो जो शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिण गोलार्ध में सूर्य होता है तो दक्षिण ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है अंटार्कटिका पर, इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं ग्रीष्म ऋतु है तुलनात्मक रूप से। तो उस समय पे जो बर्फ होती है वो पिघलती है तो वो पानी का पूरा एक स्थिति बनती है। जब यहाँ शीत ऋतु आती है तो बर्फ जब जमती है तो अलग आकार में जमती है, फिर पिघलती है, फिर जमती, फिर अलग आकार में बनती है। इसका मतलब ये आकार बदलता रहता है महाद्वीप बर्फ के जमने की स्थिति के कारण, इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। अगर हम इसकी खोज की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि 1820 में हम 2 व्यक्तियों का नाम यहाँ ले सकते हैं। 2 व्यक्ति हैं और यहां पर आप नाम याद रखिए रूस के हम देखें दोस्तों तो मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव, और दूसरे नाम है दोस्तों फेबियन वेलिंगशॉसेन। ये 2 व्यक्ति रहे जिन्होंने सबसे पहले इस अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज की थी 1820 में। और ये भी याद रखिएगा कि अंटार्कटिक जो है वो 5वां बड़ा महाद्वीप है इस दुनिया का। धरती पे जो 7 महाद्वीप हैं इनमें 5वां बड़ा महाद्वीप है वो क्या है, अंटार्कटिका है, जो 98% तक बर्फ से ढका हुआ होता है। ये याद रखिएगा कि अंटार्कटिका पर पामर प्रायद्वीप एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ हद तक बर्फ नहीं होती। तो अगर आपको यहाँ कहीं जमीन दिखती है ना तो वो कहाँ दिखती है, पामर प्रायद्वीप पर देखने को मिलती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अंटार्कटिका जो है दोस्तों वो लाखों करोड़ों साल पहले कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो मध्य वाला भाग है भूमध्य रेखा का भाग वहां पर मौजूद था, जिसके कारण यहाँ पर वन क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा था। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के तहत जब आप देखते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया, जिस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था, अल्फ्रेड वेगनर ने अपने सिद्धांत के माध्यम से 1912 में बताया था कि सारे के सारे स्थान एक साथ जुड़े हुए हैं, बाद में वो खसक गए। तो कहीं ना कहीं अंटार्कटिका भी पहले भूमध्य रेखा के आसपास सेंटर में गर्मी वाले प्रदेशों में था। महाद्वीपीय विस्थापन के बाद ये दक्षिण की ओर खिसक कर ध्रुवों पर चला गया, जिसके कारण यहाँ पर बर्फ जमने लगी और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता है या बहुत कम आता है, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे वगैरह थे वो नीचे धंस गए। अब वो जो पेड़ पौधे हैं वो कोयले के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए कहा जाता है कि अंटार्कटिका जो है वहाँ पर कोयले के बहुत ज़्यादा भंडार है। तो कभी भी आपके सामने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि अंटार्कटिका पर कोयले के भंडार मिलते हैं क्यों, तो बताना है कि ये जो एरिया है ये पहले गर्म स्थान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता था, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा वृक्ष और आदि चीज़ थे। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन के तहत ये दक्षिण की ओर खिसक गया, जिसके कारण यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम हो गया, समस्त पेड़ पौधे जो हलचल हुई है पृथ्वी उसके कारण नीचे दब गए और वो कोयले में बदल गए। इसलिए यहाँ पर कोयले के जीवाश्म बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ, अंटार्कटिका पर। लेकिन जब हम अंटार्कटिका पर बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सूर्य का प्रकाश बहुत कम आता है। इनफैक्ट ये स्थिति होती है कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो यहाँ पर 6 महीने लगातार रात होती है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो यहाँ पर 6 महीने लगातार दिन होता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर वनस्पति आदि का ज़्यादा विकास नहीं होता, लेकिन यहाँ पर फिर भी ठंडे प्रदेशों में होने वाली वनस्पति लाइकेन होती है ना, वो यहाँ पर विकसित होती है। इसके अलावा यहाँ पर पेंगुइन जो होते हैं, ये आपने देखा होगा सफ़ेद और ब्लैक धारीदार पक्षी एक की प्रजाति है जो दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिका पर मिलती है। तो पेंगुइन यहाँ पर मिलते हैं, लाइकेन वनस्पति यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा क्वीनमॉन्ट पर्वत श्रेणी यहाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वीनमॉन्ट कहाँ मिलती है, तो क्वीनमॉन्ट जो श्रेणी है वो आपको अंटार्कटिका पर मिलती है। अगर हम भारत के शोध की बात करें तो रामचरण जी, भारत के रामचरण जो थे ये 1960 में अंटार्कटिका पर जाने वाले पहले भारतीय थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले, दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो रामचरण जी थे। इसके अलावा भारत ने अंटार्कटिका को लेकर वैश्विक स्तर पर 1959 में जो संधि हुई थी, उस संधि के तहत भारत ने भी अपने कार्यक्रम जो है वो अंटार्कटिका पर करना शुरू किए, शोध के काम प्रारंभ किए। और इसके लिए भारत का पहला अंटार्कटिका पर अभियान 1981-82 के समय हुआ था, जिसके बाद हम बोलते हैं कि भारत ने 1983 में गंगोत्री, ये नाम याद रख लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका पर भारत का पहला शोध केंद्र स्थापित हुआ था। इसके बाद हम देखें दोस्तों तो
मैत्री भारत का दूसरा शोध केंद्र था और 2012 से यहाँ पर भारत का जो शोध केंद्र है वो अंटार्कटिका पर है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि गंगोत्री क्या है, दक्षिण ध्रुव पर भारत का शोध केंद्र है। मैत्री क्या है, शोध केंद्र है। भारती क्या है, शोध केंद्र, ये ध्यान रखेंगे। और 2021 में नवंबर में भारत ने यहाँ पर अपने 41वें अभियान का भी प्रारंभ किया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे हम श्वेत महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप और इसको हम परिवर्तनशील महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीप के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से यूरोप को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रायद्वीप का निर्माण होता है। अब समझिए ये प्रायद्वीप होता क्या है। प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। प्रायद्वीप वो स्थिति है जहाँ पर एक तरफ क्या होता है, स्थल होता है और 3 तरफ जल होता है। तो कोई ऐसा क्षेत्र जिसकी सीमा 3 तरफ से जल से घिरी हो और एक तरफ से स्थल से घिरी हो, उस क्षेत्र को आप प्रायद्वीप कहते हैं। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको यूरोप में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए यूरोप जो है इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम यूरोप को देखें दोस्तों तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप कैसे है कि यूरोप के उत्तर में जाएं, यूरोप के पश्चिम में जाएं, यूरोप के दक्षिण तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको पानी मिलेगा। लेकिन यूरोप का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर एशिया का जो क्षेत्र है, खासकर हम बोले रूस का भाग यूरोप में भी और एशिया में भी है, ये भाग लगा हुआ है। तो जो यूरोप महाद्वीप है वो एक तरफ स्थल से लगा है और 3 तरफ से वो पानी से घिरा है, इसलिए हम यूरोप को बोलते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? दोस्तों तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है इसके काफी बड़े क्षेत्र में आपको पानी नहीं दिखाई पड़ता, वर्षा नहीं होती, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोल सकते हैं, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा भाग मरुस्थल में है। विक्टोरिया का जो मरुस्थल है वो यहाँ पर एक फेमस मरुस्थल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया को पानी की कमी के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप या देश भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका जो है दोस्तों, यहाँ पर काफी मॉडर्नाइजेशन हुआ है, अमेरिका जैसा देश यहाँ पर दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे आप नई दुनिया के देश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? एशिया महाद्वीप जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, लगभग 60% जनसंख्या विश्व की यहीं पर है। दूसरी बात कि जो सभ्यता की दृष्टि से देखें तो एशिया महाद्वीप में आपको प्राचीनतम सभ्यताएं भी मिलती हैं। हालांकि मानव की उत्पत्ति का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप कहलाता है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के जो घाटी क्षेत्र हैं वहां से मानव के सबसे प्रारंभिक उल्लेख हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है? अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किया गया है, क्योंकि विभिन्न देशों के वैज्ञानिक यहाँ पर शोध कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को दोस्तों अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि लंबे समय तक अंग्रेजों ने इस महाद्वीप का शोषण किया, देशों का शोषण किया, और यहाँ पर तकनीकी विकास नहीं हो पाया। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर बहुमूल्य खनिज पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। अब चूंकि शोषण ज्यादा हुआ है, तकनीकी विकास नहीं हो पाया, इसलिए ये उन खनिजों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा महाद्वीप है जो संपन्न तो है लेकिन अपनी संपन्नता का लाभ नहीं ले पा रहा, इसलिए इसको अंध महाद्वीप के नाम से भी आप लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार ग्रह कहते हैं? दोस्तों एशिया महाद्वीप में ये स्थिति मौजूद है, इसलिए इसको विश्व का भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका जो है उसको पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जानते हैं। दोस्तों दक्षिणी अमेरिका जो है यहीं पर आपको अमेज़न नदी देखने को मिलती है। अमेज़न नदी जो है वो नील नदी के तुलना में हम देखें तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है,
जो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है मिस्र से होते हुए, ठीक है। लेकिन हम अमेजन नदी की बात करें तो जल बहाव क्षमता की दृष्टि से देखें, चौड़ाई की दृष्टि से देखें तो अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय स्थिति मौजूद होती है और उष्णकटिबंधीय स्थिति के साथ साथ अमेजन नदी के साथ साथ यहाँ पर वर्षा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि भूमध्य रेखीय प्रदेश मिलता है यहाँ पर। और भूमध्य रेखीय प्रदेश की विशेषता होती है कि दिन भर यहाँ पर तापमान उच्च रहता है, शाम के समय वर्षा होती है। तो वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ पर विषुवत रेखीय वन मिले हैं जो सदाबहार अच्छे खासे घने वन क्षेत्र होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों आपको अलग अलग प्रकार के पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है अमेजन के जंगलों में। अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट जंगल है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष मिलते हैं, तो ऊंचे ऊंचे वृक्ष पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, इसलिए यहाँ पर पक्षियों के बहुत ज़्यादा संख्या देखने को मिलती है। दुनिया में हर 10 में से 7 पक्षी आपको अमेजन के जंगलों में मिलते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। जब आप मानचित्र में दक्षिण अमेरिका को और अफ्रीका को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सेम है ना। कांच में से लगा दो सामने तो दोनों एक दूसरे को समान दिखाई पड़ेंगे, तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को आप मिरर इमेज बताते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? देखिए जब हम पृथ्वी पर देखते हैं तो ये है 0 डिग्री, जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री, जो 0 डिग्री देशांतर, जिसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर और यहाँ पर आपको मिल गई भूमध्य रेखा। अब ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, यहाँ पर। और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। अगर मैं अफ्रीका महाद्वीप में जाता हूं तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है और मकर रेखा गुजरती है। तीनों रेखाएं आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से तीनों गोलार्धों में आपको दोनों गोलार्धों में आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब जो 3 इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं जिसमें हम बोलते हैं क्या हो गई, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी और 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। तो अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में भी हो गया और दक्षिणी गोलार्ध में भी हो गया। वैसे ही यहाँ पर हम देखें 0 डिग्री की लाइन भी इसी के पास से होकर गुजरती है, कांगो आदि देशों से होकर। तो ये पूर्वी गोलार्ध में भी आ गया और पश्चिमी गोलार्ध में भी आ गया। तो चारों गोलार्धों में एकमात्र महाद्वीप जो विस्तृत है वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बेफिक्र पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वदा अभाव पाया जाता है? तो ज्वालामुखी का अभाव मिलता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर आपको कोई ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलता। एकीकृत संरचना ऑस्ट्रेलिया की हमको मिलती है, इसके बीच में आपको प्लेट्स की जो किनारे हैं वो जनरली देखने को नहीं मिलते। अब यहाँ पर ज्वालामुखी तो नहीं है, लेकिन इसकी स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, इसलिए प्रायः यहाँ पर बारिश कम होती। कई सारे क्षेत्रों में बारिश कम होती है, तो मरुस्थल सबसे ज़्यादा आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और ये कम पानी के कारण प्यासी भूमि का देश भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोस्तों तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों आपको देखने को मिलता है रॉकीज माउंटेन। रॉकीज माउंटेन कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे के समांतर रॉकीज माउंटेन मिलता है और माउंट मैकिनले जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसका माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में पड़ता है दोस्तों। और माउंट एवरेस्ट को आप सागर माथा भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर के आसपास दिखाई पड़ती है। चूंकि हिमालय विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत है, कहा जाता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ रही है, रोज कुछ न कुछ सेंटीमीटर। इसलिए कुछ जगहों पर आपको डेटा में इसका ऊंचाई जो है वो 8850 मीटर भी मिलती है। लेकिन हिमालय इस दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और माउंट एवरेस्ट इस दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो नेपाल में स्थित है दोस्तों। और रॉकीज माउंटेन जो है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। जब मैं माउंट एल्ब्रूस की बात करता हूं तो माउंट एल्ब्रूस जो है दोस्तों वो काकेशस श्रेणी का हिस्सा है और ये यूरोप में है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों माउंट एल्ब्रूस है। इसके अलावा हम देखें यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री का काम करता है यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत दोस्तों एशिया और बोल सकते हैं यूरोप के बीच में एक
प्राकृतिक सीमा भी बनाता है उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगर माउंट एकांकागुआ की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा एंडीज जो है ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसमें सबसे ऊंचा शिखर आपको मिलता है एकांकागुआ। और ये माउंट एकांकागुआ जो है दोस्तों एक ज्वालामुखी भी है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एकांकागुआ इस एंडीज पर्वत श्रेणी का, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे के समांतर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसके एक सुसुप्त ज्वालामुखी के तौर पर आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर मकर रेखा गुजरती है, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश मिलते हैं। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका है। इसके साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल भी अफ्रीका में ही है, उत्तरी अफ्रीका में ही आपको मिलता है, जो 11 देशों में विस्तृत है। इसके साथ साथ जो माउंट एटलस है, एटलस श्रेणी जो है वो भी आपको अफ्रीका महाद्वीप में ही देखने को मिलती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में ही प्रवाहित होती है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है और उसका अंत भूमध्य सागर में होता है। भूमध्य सागर में गिरने से पहले नील नदी मिस्र से होकर बहती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। और इस नदी पर आसवान बांध बनाया गया है, जो मिस्र के कब्जे में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो याद रखें यूरोप जो है दोस्तों ये ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर मरुस्थल आपको जनरली देखने को नहीं मिलते। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? सांप और इस प्रकार के रेंगने वाले जीव दोस्तों अंटार्कटिका पर नहीं मिलते। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, -80 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये आपको देखने को नहीं मिलते। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों? केप अगुल्हास जो है ये दक्षिणतम बिंदु है, जिसके पास से अगुल्हास की धारा निकलती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा केप ऑफ गुड होप आशांतरिप भी इसका ही एक कोना है, जहां से होते हुए वास्को डी गामा 1498 में भारत के पश्चिमी तट मालाबार अर्थात कालीकट जो है वहां पर पहुंचा था केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में? दोस्तों यूरोप महाद्वीप में आपको मैदानों का सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? दोस्तों तो अफ्रीका महाद्वीप की बनावट जो है दोस्तों वो एक पठार के भांति है, इसे पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सबसे ज्यादा विस्तार किस महाद्वीप में है? दोस्तों तो याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का विस्तार है। उष्णकटिबंध किसको कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिए कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये जो है ये आपकी हो गई 23.5 डिग्री उत्तरी, ये हो गई आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी, और ये हो गई आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसको आप बोलते हैं कर्क रेखा, इसको आप बोलते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सदैव सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है, इसलिए इस प्रदेश में गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय प्रदेश इसको कहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं जाती हैं और इसका सबसे ज्यादा विस्तार भी, लंबाई भी अफ्रीका महाद्वीप में दिखाई पड़ती है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का विस्तार हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज कहा जाता है कौन सा है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊन उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया विश्व में अग्रणी है, यहाँ पर ऊन बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, क्राइस्ट चर्च नहीं है, बुडापेस्ट हंगरी है, नैरोबी केन्या है और किन्याशा की जेरे है, ये सही है, लेकिन न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक, अगला प्रश्न है, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों दक्षिणी अमेरिका जो संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। कारण यह है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है, भूमध्य रेखीय वन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं, अमेजन का रेन फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है चौड़ाई की दृष्टि से, जल बहाव क्षमता की दृष्टि से अमेजन भी यहीं पर बहती है, आर्द्रता पर्याप्त होती है। ठीक है, विश्व के किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं सबसे अधिक है? दोस्तों तो याद रखेंगे चीन एक ऐसा देश है जिसकी 14 देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी है चीन की, और 2 स्पेशल टेरिटरीज के साथ भी इसकी सीमा लगी हुई है। अगर 2 स्पेशल 14 देश प्लस 2 स्पेशल टेरिटरीज, ठीक है। अब ये 14 देश 2 स्पेशल टेरिटरीज और 14 देश कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, एक तो हांगकांग,
इस पर चीन अपना कब्जा बताता है, और मकाऊ, ये दो देश ऐसे हैं जिस पर चीन अपना कब्जा बताता है, ध्यान रखिएगा। तो चीन की सीमा इनसे भी लगती है। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो चाइना की सीमा किस किस से लगती है उसको देख लेते हैं। अगर हम देखें चीन के उत्तर पूर्व में चीन लगता है कोरिया से। कोरिया कौन सा? उत्तर कोरिया। प्लस ये रूस से लगता है। तो याद रखिए उत्तर पूर्व में चीन की सीमा किससे लगती है? कोरिया और रूस से लगती है। अगर हम इसके उत्तर में देखें, उत्तर में मंगोलिया है। उत्तर में कौन है? मंगोलिया है, ये भी याद रखिएगा। अगर हम दक्षिण में देखें तो चीन के दक्षिण में जो है वो भारत है। लाइन ऑफ कंट्रोल LAC, भारत के साथ इसकी सीमा बनी हुई है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भूटान और नेपाल। तो भूटान, नेपाल, भारत के साथ दक्षिणी सीमा लगी हुई है। इसके अलावा हम जाएं दोस्तों दक्षिण पूर्व में, अगर हम दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा की बात करते हैं तो वियतनाम, इसको हर बार चाइना परेशान करता है, इसको अपने टेरिटरी में मिलाने की कोशिश करता है, जैसे कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पे करना चाहता है। यूक्रेन को लेकर रशिया का अधिकार हो रहा था, वैसे ही कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो वियतनाम है इस पर चाइना अपना दबदबा बनाता है। वियतनाम के अलावा हम जाएं दोस्तों तो लाओस, और लाओस के अलावा हम जाएं तो म्यांमार। ये 3 देश ऐसे हैं जो दक्षिण पूर्व में चाइना को छूते हैं। अगर दक्षिण पश्चिम में जाएं, दक्षिण पश्चिम में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर मिलता है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान भी मिलता है, और इसके अलावा हम देखें दोस्तों पाकिस्तान, और अंत में देखें पश्चिम की तरफ, अगर चीन के पश्चिम में हम जाते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कंट्री मिलती है वो अफगानिस्तान मिलती है। और अफगानिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है? देखिए पाकिस्तान तो लगभग बर्बाद होता जा रहा है, तो चाइना का इंटरेस्ट अब पाकिस्तान से हटकर अफगानिस्तान की तरफ आ रहा है। जो चीन की महत्वाकांक्षी योजना है वन बेल्ट वाली, तो वो सिल्क रूट जो बनाना चाहता है दूसरे देशों के साथ रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो उसमें अब चाइना अफगानिस्तान को अपना शिकंजे में ले रहा है और अफगानिस्तान में अपनी सड़कों का जाल और करना चाहता है। इसको लेकर चाइना की बातचीत हो रही है तालिबानी नेताओं के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानी नेटवर्क फैला हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, कजाकिस्तान है ना, कजाकिस्तान भी इधर का एक इंपॉर्टेंट देश है। कजाकिस्तान के बाद एक मिलता है आपको तजाकिस्तान, और इसके अलावा मिलता है किर्गिस्तान। ये देश हैं जिनसे चाइना की सीमा लगती है टोटल। तो इन सभी देशों के साथ चाइना अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को छूने वाला देश चाइना है, जिसमें 2 स्पेशल टेरिटरीज और 14 देश आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। तजाकिस्तान की दुशानबे, किर्गिस्तान की बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान की अशकाबाद। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? कनाडा की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा दोस्तों भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से नहीं गुजरती, बाकी सबसे गुजरती है। अब देखिए यहाँ पर इन 2 से नहीं गुजरती, बाकी सबसे गुजरती है। अब अगर हम देखें भूमध्य रेखा पे तो लगभग 13 देश जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। कितने? 13 देश हैं। 13 देश के अलावा भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है और 3 बड़े जल क्षेत्रों से गुजरती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? 3 बड़े क्षेत्र की बात करें तो प्रशांत महासागर भी है, हिंद महासागर भी है, और अंटार्कटिक महासागर भी। इन तीनों महाद्वीपों से भूमध्य रेखा गुजरती है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका हो, अफ्रीका हो और एशिया हो, इन तीनों कॉन्टिनेंट से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगर हम 13 देश की बात करते हैं दोस्तों तो इक्वेडोर एक इंपॉर्टेंट देश है जहां से गुजरती है। इक्वेडोर के बाद आप बोल सकते हैं कोलंबिया, कोलंबिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। ब्राजील, ब्राजील से भी भूमध्य रेखा गुजरती है। साओ टोम यहां से गुजरती है। प्रिंसिपे से गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा हम जाएं तो गैबोन, गैबोन से गुजरती है। कांगो से गुजरती है, और कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये दोनों यहाँ पर लिख सकते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है यहाँ से भी गुजरती है और कांगो गणराज्य से भी गुजरती है। इसके अलावा युगांडा, युगांडा से भी गुजरती है। युगांडा भी चर्चा में रहा है, क्यों? क्योंकि युगांडा की जो टीम है वो T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र टीम बन गई है, तो युगांडा जो है उसको भी आप लीजिएगा। युगांडा के अलावा दोस्तों केन्या,
केन्या जो है उसकी भी क्रिकेट टीम हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये बहुत फिसड्डी हो गए हैं। केन्या के बाद आप जाएं तो सोमालिया, सोमालिया से जाते हैं तो मालदीव, मालदीव से जाते हैं तो इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से आगे जाएंगे तो किरीबाती, किरीबाती यहाँ से। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, इनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस दुनिया में लगभग 13 इंपॉर्टेंट देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा मकर रेखा जो है वो 10 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? 10 देशों से गुजरती है, याद रखिएगा, जिसमें 3 महाद्वीप हैं, 3 महाद्वीप हैं और 3 जल निकाय हैं, 3 जल निकाय हैं। अब 3 जल निकाय में देखें तो यहाँ पर जल क्षेत्र की दृष्टि से अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। 3 जल निकाय में क्या जाएंगे? अटलांटिक से भी गुजरती है, अटलांटिक मतलब दक्षिणी अटलांटिक, हिंद महासागर से भी गुजरती है और दक्षिणी प्रशांत महासागर से भी आपको मकर रेखा गुजरती दिखाई पड़ती है। 3 महाद्वीपों का नाम लेंगे। 3 महाद्वीपों में एक होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है मकर रेखा। इसके अलावा आपको अफ्रीका से गुजरती दिखेगी। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका से भी मकर रेखा गुजरती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम 10 राज्यों की 10 देशों की बात करें दोस्तों, तो मकर रेखा पर आपके 10 देश जो हैं उनमें हम सबसे पहले देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका के। दक्षिण अमेरिका के हम देश देखें दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के कई सारे इंपॉर्टेंट देश हैं, जिसमें आप ब्राजील का नाम ले सकते हैं। ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट देश है, जहां से भूमध्य रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है। इसके अलावा हम देखें दोस्तों अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से भी आपको मकर रेखा गुजरती दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा चिली, चिली से भी मकर रेखा गुजरती है। इसके अलावा पैराग्वे, पैराग्वे से भी मकर रेखा गुजरती है। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 ऐसे प्रमुख देश हैं जहां से आपको दिखाई पड़ेगी मकर रेखा गुजरती हुई। तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 इंपॉर्टेंट देशों से गुजरती है। अगर हम बात कर लें यहां पर अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों नामीबिया, नामीबिया से गुजरती है, बोत्सवाना से गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका जो है वहां से गुजरती है, मोजाम्बिक से गुजरती है और मेडागास्कर से गुजरती है। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे देश है जहां से मकर रेखा गुजरती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां से गुजरती है, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जहां से मकर रेखा जो है वो आपको गुजरती हुई दिखाई पड़ेगी इंपॉर्टेंट क्षेत्रों से। तो मकर रेखा दुनिया के 10 इंपॉर्टेंट क्षेत्रों से गुजरती मिलती है। अगला प्रश्न है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो सबसे ज्यादा द्वीप प्रशांत महासागर में मौजूद हैं दोस्तों, जिसमें जापान के जो द्वीप हैं वो भी है, इंडोनेशिया के आइलैंड्स भी इसमें शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो याद रखिएगा मालागासी महासागरीय द्वीप नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मेडागास्कर है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं? हवाई द्वीप, जिसकी राजधानी, जिसका क्षेत्र होनोलुलु मिलता है दोस्तों, जो ज्वालामुखी की दृष्टि से बहुत आगे है। ज्वालामुखी यहाँ पर बोल सकते हैं कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलाई हो, मोना लोआ हो, वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। अमेरिका जो है उसके अंडर में ये आता है हवाई द्वीप, तो इसको आप महासागर का चौराहा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? हवाई द्वीप को ही सैंडविच द्वीप कहा गया है। जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? तो जापान जो है वो धनुष आकार के 4 इंपॉर्टेंट द्वीपों का हिस्सा है, जो ज्वालामुखी द्वीप है। प्राचीन काल में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, जिनके कारण इन द्वीपों की उत्पत्ति हुई है प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर। इन द्वीपों में होन्शु, शिकोकू, होइकोडो और क्यूशु हैं। ये चारों द्वीपों को मिलाकर जापान बनता है, जिसमें होन्शु जो है, ये होन्शु द्वीप जो है, यहाँ पर आपको जापान की राजधानी जो है टोक्यो जो है वो मिलती है। इसके अलावा होन्शु जो है वो सबसे बड़ा द्वीप भी है, इंपॉर्टेंट नगर भी है यहाँ का। शिकोकू जो है वो जापान का सबसे छोटा द्वीप है। और भारत की हम बात करें तो मध्य निकोबार जो है दोस्तों, तो याद रखिएगा मध्य अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है। भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। ठीक है,
जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशू द्वीप पर है दोस्तों। यहीं पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। ठीक है। सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया अवस्थित है, हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों ये। और कहीं ना कहीं हिंद महासागर के क्षेत्र पे नियंत्रण रखने की दृष्टि से अमेरिका ने यहाँ पर अपना सैन्य अड्डा भी बना रखा है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो आज के इस क्लास में हमने भारत सहित विश्व के इंपॉर्टेंट द्वीपों के बारे में बात की दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको इस लेक्चर में काफी कुछ समझ में आया होगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में भूगोल के एक और नए टॉपिक पर आधारित नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।